कभी कभी एक जन्म पूरे समाज की कहानी कह देता है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। हाल में ही हरियाणा का एक केस सामने आया जिसमें 10 बेटियों के बाद जन्म हुआ एक बेटे का और उसके बाद शुरू हुई सेलिब्रेशंस। ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें समाज का एक पर्टिकुलर ट्रेंड हाईलाइट करता है, जो कि है मेटा सन प्रेफरेंस। देखिए, मेटा सन प्रेफरेंस अपने आप में कोई नई टर्म नहीं है। इसे सन 2017 में इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मेटा सन प्रेफरेंस क्या है और ये ट्रेडिशनल सन प्रेफरेंस से अलग कैसे है, राइट। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी जेंडर जस्ट सोसाइटी है उस पर इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और ये कैसे एक साइलेंट थ्रेट का काम कर रही है। तो इसके साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग मेटा सन प्रेफरेंस इन मॉडर्न इंडिया, राइट। तो इस टॉपिक के अंडर हम हरियाणा की इस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई बिगिन विद, मैं चाहती हूं कि आप जान ले कि जो ये टर्म है इसे हम अपने एग्जाम में कैसे यूज करेंगे। तो इस टर्म को आप यूज कर सकते हो GS 1 पेपर में इन इंडियन सोसाइटी विमेन एम्पावरमेंट, वहीं GS 3 में सोशल जस्टिस, जहां हम वल्नरेबल से रिलेटेड स्कीम्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें स्कीम्स आ जाएंगी विमेन रिलेटेड और चिल्ड्रन रिलेटेड। इसके बाद इसे हम यूज कर सकते हैं एथिक्स में टू एक्सप्लेन सोशल परसुएशन एंड एटीट्यूडनल चेंज। सो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली मुद्दा है क्या। तो देखिए, मेटा सन प्रेफरेंस जानने से पहले एक बार इसका ओरिजिन देख लेते हैं। इस टर्म का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में, राइट। और ये टर्मिनोलॉजी कॉइन किसने की थी? इसे कॉइन किया गया था फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम जी। इन्होंने किया था 2017-18 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें। इनफैक्ट उन्होंने उस सर्वे में प्रॉपरली ये विद स्टैटिस्टिकल एविडेंस प्रूव किया था कि देखो, सोसाइटी में मेटा सन प्रेफरेंस है। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या उठाया? उन्होंने सेक्स रेशो एट बर्थ नहीं डिस्कस किया, बल्कि उन्होंने बात की जो लास्ट चाइल्ड है ना, उसका सेक्स रेशो क्या है। और उन्होंने पाया कि जो लास्ट चाइल्ड का सेक्स रेशो है ना, इट इज हेविली स्क्यूड टुवर्ड्स बॉयज। यानी हर 1000 लड़की पे 1822 बॉयज थे। कहां पर? जो लास्ट चाइल्ड है उस पर। ये जो है, ये जो ट्रेंड है, ये नेचुरल नहीं है, बल्कि ये ट्रेंड दिखाता है कि हमारी सोसाइटी में मेटा सन प्रेफरेंस कितना इनग्रेन्ड है, राइट। और उन्होंने ही एक अनुमान लगाया, जिस अनुमान के अनुसार इंडिया में लगभग 21 मिलियन अनवांटेड गर्ल्स हैं, राइट। तो खैर, अब हम समझते हैं कि मेटा सन प्रेफरेंस क्या है और ये ट्रेडिशनल सन प्रेफरेंस से अलग कैसे है। देखिए, सन प्रेफरेंस, मेटा सन प्रेफरेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आप लड़कियों को एक्सेप्ट करते हैं, पर आप फैमिली प्लानिंग तभी करते हैं जब एक बेटे का जन्म होता है, राइट। सो पेरेंट्स कंटिन्यू टू हैव चिल्ड्रन अंटिल अ सन इज बोर्न, राइट। दिस इज मेटा सन प्रेफरेंस। और सन प्रेफरेंस क्या है? जो कि ट्रेडिशनल सन प्रेफरेंस है। ट्रेडिशनल सन प्रेफरेंस में हम सेक्स सिलेक्शन करते हैं, सेक्स सिलेक्शन करते हैं जिसके थ्रू हम गर्ल्स को एलिमिनेट कर लेते हैं और बॉयज को हम प्रमोट करते हैं। ये था ट्रेडिशनल सन प्रेफरेंस, जिसमें सोसाइटी जो है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से फीमेल फिटिसाइड या इन्फेंटिसाइड के थ्रू गर्ल्स को एलिमिनेट करके बॉयज को प्रेफरेंस देती थी। ये थी ट्रेडिशनल सन प्रेफरेंस, जिसकी वजह से समाज में मिसिंग गर्ल्स थी, कि गर्ल्स थी नहीं, राइट। उनका जो बर्थ है इट वॉज अनवेलकम। पर अब जो मेटा सन प्रेफरेंस है, इसमें गर्ल्स का जो बर्थ है दैट इज वेलकम्ड, बट द इशू इज शी इज नॉट वांटेड, शी इज अनवांटेड। तो अब जो मेटा सन प्रेफरेंस है उससे मिसिंग गर्ल्स की जगह सोसाइटी में प्रॉब्लम है अनवांटेड गर्ल्स की, राइट। तो मेटा सन प्रेफरेंस में गर्ल्स आर बोर्न बट दे आर अनवांटेड।
as the family continues reproducing until a boy arrives, right? तो basically missing women जो प्रॉब्लम थी वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम थी कि गर्ल्स कम हैं, और जो अनवांटेड गर्ल्स की प्रॉब्लम है ये क्वालिटेटिव क्राइसिस है, क्राइसिस ऑफ डिग्निटी, कि विमेन है, गर्ल्स हैं, पर उनके पास डिग्निटी नहीं है, राइट? सो दिस इज द वेरी डिफरेंस बिटवीन मेटा सन प्रेफरेंस एंड ट्रेडिशनल सन प्रेफरेंस। अब इसके रीजंस क्या है? देखिए, पहला रीजन पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि जो लड़का होगा उसी से हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारा कुल का दीपक कौन होगा? एक पुत्र होगा। आपके एक पिता को मुखाग्नि कौन देगा? एक पुत्र देगा। बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? एक पुत्र होगा, राइट? तो बेसिकली यही पेट्रियार्कल माइंडसेट है और यही सोशल रिलीजियस फैक्टर्स हैं कि आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आपको मुखाग्नि आपका पुत्र देगा, राइट? और दूसरी बात है पेट्री लोकैलिटी। पेट्री लोकैलिटी का मतलब ये है कि शादी के बाद जो डॉटर्स हैं वो अपने हस्बैंड्स के घर रहती है, ना कि अपने पिता के घर, और सन जो है, पुत्र जो है, वो पिता के घर रहता है। तो जो पैट्री लोकैलिटी है ना, ये भी एक रीजन है कि लोग चाहते हैं कि उनके पास पुत्र हो ताकि बुढ़ापे में उनके पास कोई रहे, राइट? और सोशल रिलीजियस फैक्टर के साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या है कि देखिए, हमारे यहाँ आज भी डावरी बहुत प्रिविलेंट है, दहेज प्रथा बहुत प्रिविलेंट है, और विमेन जो है उसे पराया धन माना जाता है, राइट? कि पराया धन मतलब शी डज नॉट बिलोंग टू द फादर बट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड्स फैमिली, राइट? इसलिए उसे फाइनेंशियल बर्डन की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड एसेट ऑनरशिप की अगर बात करें, एसेट ऑनरशिप का मतलब क्या है कि हर इंसान को चाहिए कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उत्तराधिकार में अपने पुत्र को दी जाए, क्योंकि आज भी अगर आप समाज में जाएंगे तो वहां पर जो पिता की प्रॉपर्टी है उस पर हक उसके बेटे का ही होता है। जितने भी बेटे होंगे उन्हीं में ये डिवाइड होता है। डॉटर्स का उसमें कोई रोल नहीं है, डिस्पाइट हैविंग ऑल द लॉज, राइट? सोसाइटी अभी भी उन्हीं नॉर्म्स से चलती है। अब बात करते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, मेटा सन प्रेफरेंस के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन रिसोर्स डाइल्यूशन का ही है। वही हम हरियाणा की जो केस स्टडी है उसकी बात करते हैं कि 10 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। अगर आप उस इंसान का फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे तो वो एक मजदूर है। अब एक मजदूर 2 और 11, 11 + 2 कितने लोग हो गए? 13। उसे बेसिकली 13 लोगों का खर्चा उठाना है, राइट? तो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, यानी उसे कहीं से पैसे काटकर कहीं पर लगाने होंगे, राइट? तो वो क्या करेगा? वो अपने जो रिसोर्सेज है ना उन्हें डाइवर्ट करेगा। डाइवर्ट कहां से करेगा? वो अपने जो 10 डॉटर्स हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज थे, जैसे क्वालिटी फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब कहां पर डाइवर्ट होंगे? ये डाइवर्ट होंगे टू दी अवेटेड और दी अराइव्ड सन, राइट? सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी ना वो रिसोर्सेज की है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट? उसके बाद आप सोचिए उस विमेन के बारे में जिसने 19 साल में 11 प्रेगनेंसीज जी हैं, राइट? यही रीजन है कि इंडिया में जो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट है दैट इज हाई, राइट? और जो विमेन है उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो काफी पुअर है, राइट? तो जो विमेन की हेल्थ पे जो असर पड़ता है वो बहुत ही डायरेक्ट होता है, राइट? नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट ऑफ अनवांटेड गर्ल्स, कि जो अनवांटेड गर्ल्स है, जो 10 लड़कियां एक लड़के की चाहत में पैदा हुई हैं, दे वर नॉट वेलकम्ड, दे वर नॉट वांटेड, तो अब उनका नेग्लेक्ट होना ये स्वाभाविक है, राइट? सो लोअर इम्यूनाइजेशन रेट्स देखने को मिलेंगे, और आपको जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स है वो विमेन के केस में, गर्ल्स के केस में ज्यादा दिखेंगे। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ मेटा सन प्रेफरेंस। सो फाइनली इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन क्या है? देखिए, लॉज बनाना इसका सोल्यूशन नहीं है। चेंज तभी आता है जब चेंज सोसाइटी से आए। तो बेसिकली सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सोशल इंजीनियरिंग, कि आपको बेटी बचाओ से आगे बढ़ के बेटी को सशक्त बनाना होगा। यानी
प्रोटेक्टिंग गर्ल्स यानी प्रोटेक्शन से अब हमें एम्पावरमेंट की तरफ मूव करना होगा, राइट। तो बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ, बेटी को सशक्त बनाओ, राइट। ये कैसे होगा? ये होगा बिहेवियरल चेंज से। ये कैसे होगा? ये नज थ्योरी से होगा। यानी आपको ऐसी कैंपेन्स रन करनी होंगी जिससे हम जो डॉटर्स का बर्थ है ना उससे वेलकमिंग बनाए। ये कैसे होगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इस कैंपेन को देख सकते हो, लाडो की चौखट। ये क्या करते हैं? लाडो की चौखट कैंपेन के अंडर अगर कहीं पर भी बेटी का जन्म होता है तो उसे वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है जैसे बेटे के जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी जो कुआं पूजन का सेरेमनी होता है, अब जो डॉटर्स है उनके लिए भी कुआं पूजन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इन द लाइन इज कि आप विमेन के साथ साथ मेन को एजुकेट करिए, आप मेन को सेंसिटाइज कीजिए, राइट। जो फैमिली के पेट्रियार्क्स हैं, जो फैमिली के मुखिया हैं, आप उन्हें समझाइए, आप उन्हें सेंसिटाइज कीजिए, आप उन्हें एजुकेट करिए अबाउट दी फैमिली, सो दैट कि जो लीनिएज के मिथ हैं, जो वंश, जो मोक्ष, इन सब के मिथ बने हुए हैं वो मिथ ब्रेक किए जा सके, राइट। सो दीज आर दी वे फॉरवर्ड। कंक्लूड कैसे करेंगे? देखिए, सक्सेस जो है ना वो इस बात में नहीं है कि ज्यादा लड़कियां पैदा हो रही हैं, बल्कि सक्सेस इस बात में होनी चाहिए कि हर लड़की वांटेड है और हर लड़की वैल्यूड है, राइट। सो एट द एंड I would say कि a daughter is not a comma in the quest of full stop named son. She is a complete sentence of her own. उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना वजूद है। आपको बेटी को सिर्फ बेटी की तलाश का एक पड़ाव नहीं मानना चाहिए, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंटिटी है, राइट। तो देखिए, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि बेटा हुआ या नहीं, बेटा हुआ या नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि जो भी बच्चा हुआ क्या आप उसे डिग्निटी के साथ वेलकम कर रहे हैं या नहीं। सो बेसिकली आपके विचार क्या हैं? जो आपके विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।